Hello and welcome to Aspire Lessons classes. Today in mathematics we will talk about your first chapter in class 11 that is sets theory. देखिए जब हम सेट्स की बात करते हैं तो सेट्स एक इतना वास्ट चैप्टर है कि इसको हम ज़्यादा क्या करते हैं नेगलेक्ट कर देते हैं। जैसे कि हम पढ़ते हैं इसको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। एनसीईआरटी में हमारे पे गिने चुने कंसेप्ट हैं और गिने चुने कंसेप्ट पे कुछ क्वेश्चंस बेस्ड हैं। बट यहाँ जब हम सेट्स थ्योरी की बात करेंगे तो हम बात करेंगे बिल्कुल इसको डेप्थ में पढ़ने की, क्योंकि मैं मानता हूँ कि सेट्स जो है एक हिसाब से आपका बेस है रिलेशन फंक्शन का, जो फर्दर जाके आपका कैलकुलस का बेस बनाता है। तो इस सेट्स चैप्टर को इतना इजी वे में ना लेते हुए हम इसके टॉपिक वाइज उठाएंगे और टॉपिक वाइज पढ़ते पढ़ते आपको बहुत सारी नई चीज़ें यहाँ पता लगेंगी जो आपने सेट्स के बारे में एनसीईआरटी में जो आपको नहीं मिल पाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 1 दैट इज सेट्स थ्योरी। जब हम सेट्स की बात करते हैं तो सेट हमें सबको पता है। सेट क्या है? एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है कुछ ऑब्जेक्ट्स का या एलिमेंट्स का। अब ये वेल डिफाइंड क्या है? इस वेल डिफाइंड की भी एक अपनी डेफिनेशन है। वेल डिफाइंड कह सकते हैं कुछ ऐसी चीज़ें जो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट ना करती हूँ। जैसे कि अगर कुछ चीज़ मेरे लिए कुछ है और आपके लिए कुछ अलग है तो उस चीज़ को मैं वेल डिफाइंड नहीं बोलूँगा, है ना, क्योंकि वो आपके अकॉर्डिंग कुछ अलग है, मेरे अकॉर्डिंग कुछ अलग है। तो वेल डिफाइंड ऐसी चीज़ है जो किसी भी सर्कमस्टांसेस में एक बात दूसरी बात को कॉन्ट्राडिक्ट ना कर दे। तो सेट्स की जो डेफिनेशन है वो सबको मालूम है हमें क्या होती है। अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। इन ऑब्जेक्ट्स को आप एलिमेंट्स भी बोलते हैं सेट्स के। सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट और एलिमेंट्स विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर। डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर कहने का इसका सिंपल सा मतलब है कि सेट्स के अंदर हम एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करेंगे। रिपीट नहीं करेंगे मतलब अगर एक बार सेट के अंदर कोई एलिमेंट आ चुका है तो उस एलिमेंट को दोबारा लिखने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि वो हमें पता है कि उस सेट के अंदर वो चीज़ पहले से मौजूद है। एग्जाम्पल, द कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नेचुरल नंबर्स इज कंटेनिंग द एलिमेंट्स 2, 3, 5, 7 एंड 11। 2, 3, 5, 7 एंड 11 ये क्या है? हमारे फर्स्ट 5 नेचुरल प्राइम नंबर्स। इस बात को कोई कॉन्ट्राडिक्ट कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। ये क्योंकि ये चीज़ क्या है? हमारे पास एक वेल डिफाइंड चीज़ है। इन 5 नंबरों के अलावा कोई छठा नंबर इसमें आ नहीं सकता और इन 5 नंबरों के अलावा कोई एक नंबर जा नहीं सकता। यानी एलिमेंट क्या है? फिक्स्ड है। इसीलिए क्या है, इसको हम क्या कर सकते हैं? कंसिडर कर सकते हैं एज अ सेट। जैसे कि सेट लिखने का तरीका क्या होता है। अब हमें सेट तो पता लग गया क्या होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन है। सेट को लिखने के हम पे 2 तरीके हैं जनरली। पहला फॉर्म जिसे हम कहते हैं वो है हमारा रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म के अंदर क्या करते हैं? इन दिस मेथड द सेट इज डिस्क्राइब बाय लिस्टिंग द एलिमेंट्स सेपरेटेड बाय कॉमास एंड इनक्लोज्ड इन द कर्ली ब्रैकेट्स। यानी कि ऐसा बोलूं, अगर किन्हीं कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर मैंने कुछ एलिमेंट लिख लिए, जैसे कि हमारा लास्ट केस था जो क्या था, फर्स्ट 5 नेचुरल प्राइम नंबर्स। तो उसमें क्या करते हैं हम जो एलिमेंट्स हैं 2, 3, 5, 7 एंड 11, अगर ऐसे एलिमेंट्स को मैं एक करली ब्रैकेट्स के अंदर बंद कर दूं और उनको एक दूसरे को क्या करूं, कॉमा से सेपरेट कर दूं, तो यहां पे मैं क्या बोलूंगा, ये मेरा रोस्टर फॉर्म है किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने का। एक नोट बोली है इन्होंने, इंपॉर्टेंट चीज देखना जरा ध्यान से। वाइल राइटिंग द सेट इन रोस्टर फॉर्म द एलिमेंट आर नॉट जनरली रिपीटेड। ये चीज हमने पहले डिस्कस कर दी थी, क्योंकि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से क्या होना चाहिए? डिस्टिंक्ट होना चाहिए। और दूसरी चीज इंपॉर्टेंट जो यहां मैं बताना चाहूंगा कि सेट के अंदर जो है ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स डज नॉट मैटर। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स डज नॉट मैटर। यानी कि अगर इसी सेट को मैं ऐसा लिखना चाहूं, मैं 3 को पहले, 5 को पहले, 11, 7 एंड 2, इस ऑर्डर में अगर मैं इसको लिख लूं तो जो ऊपर वाला सेट है मेरा और जो नीचे वाला सेट है, इन दोनों सेट्स में कोई फर्क नहीं है। अगर इस सेट को कोई नोटेशन ए से रिप्रेजेंट करूंगा मैं, तो नीचे वाला सेट भी क्या होगा? इसके बिल्कुल इक्वल, यानी कि वो सेट भी कैसा हो जाएगा? ए। तो सेट्स के अंदर हमने 2 चीज़ पढ़ी। एक पहली चीज़ क्या कि एलिमेंट्स के हम रिपीट नहीं करते हैं, क्योंकि हर एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से डिस्टिंक्ट होना चाहिए। रिपीट करने का कोई सेंस भी नहीं बनता। एक बार अगर इस सेट में कोई एलिमेंट आ गया तो रिपीट करने का कोई सेंस नहीं बनता है। दूसरा क्या बोला, इसमें ऑर्डर हमारा क्या है? मैटर नहीं करता है। ऑर्डर मैटर नहीं करता है का मतलब अगर मैं इस ऑर्डर में लिखूं, चाहे इसको उल्टा करके लिख लूं, बट एलिमेंट्स अगर 5 ही हैं और वो जो ऊपर वाले सेट है उसके एलिमेंट्स हैं, तो क्या करूंगा उस केस में? क्या कहूंगा कि दोनों सेट्स क्या है मेरे? सेम है। ठीक है। सेट्स को लिखने का एग्जाम्पल एक इन्होंने दे रखा है, द सेट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड मिसिसिपी, है ना। इस वर्ड में आप देख रहे हो बहुत सारे वर्ड्स क्या हैं? रिपीट हो रहे हैं। जैसे आई है, एस है, पी है, ये सारे वर्ड्स क्या हैं? रिपीट हो रहे हैं। तो जो रिपीट होने वाले वर्ड हैं उनको मैं क्या करूंगा? केवल एक बार लिखूंगा। तो
इन लास्ट क्या बोलूँ मैं कि इस सेट में केवल 4 ही एलिमेंट्स आएंगे, क्योंकि मिसिसिपी वर्ड में केवल 4 ही अल्फ़ाबेट हैं, बाकी क्या है उनकी रेपिटेशन है। ठीक, और ये भी सेट है क्योंकि वेल डिफाइंड चीज़ है, इसमें कोई और लेटर ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते आप, क्योंकि वो वर्ड मिसिसिपी नहीं रहेगा फिर। ठीक, इसलिए क्या कौन सा फॉर्म है हमारा लिखने का, रोस्टर फॉर्म। जो दूसरा तरीका है हमारे पास रोस्टर फॉर्म को सेट को लिखने का, वो कौन सा है हमारा, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करते हैं हम, देखो रोस्टर फॉर्म जब चल रहा था तो सेट बिल्डर फॉर्म बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि कभी ऐसा होता है कि मेरे पे फाइनाइट एलिमेंट्स नहीं होते हैं, यानी कि जैसे पिछले केस में तो मेरे पे 5 एलिमेंट्स थे और वो फाइनाइट एलिमेंट्स थे। कुछ ऐसे सेट्स मिलेंगे मेरे को, और मैथमेटिक्स में जनरली हम ऐसे सेट्स के बारे में ही बात करते हैं जहां नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, इनफाइनाइट हो जाते हैं। इनफाइनाइट होने का मतलब क्या है, उसे मैं रोस्टर फॉर्म में हर बार नहीं लिख पाऊंगा, तो इसीलिए मैंने क्या इंट्रोड्यूस किया यहाँ पे, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म लिखने का तरीका है, इन दिस वी राइट डाउन द प्रॉपर्टी और रूल विच गिव्स अस ऑल द एलिमेंट ऑफ द सेट। यहाँ पे हम हर एलिमेंट को लिखेंगे नहीं, हम जो सारे एलिमेंट है उसको किसी एक लेटर से डिनोट कर देंगे। जैसे कि सपोज मैंने यहाँ x से कर रखा है, और उस x के बाद क्या बोलूँगा, सच दैट, और x की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आगे लिख दूंगा। यानी कि वेर px इज द प्रॉपर्टी, x मैंने एलिमेंट मान लिया, और px क्या है, उस एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ हैं। कैसी प्रॉपर्टीज़ है, वेर x बिलोंग्स टू ए, x ए सेट को बिलोंग करेगा। और ये जो कॉलन है, कॉलन को कैसा पढ़ेंगे हम इसमें, सच दैट। सेट्स के केस में इस कॉलन को कैसा पढ़ेंगे हम, सच दैट। तो इस सेट को कैसे पढ़ूं, A इज अ सेट इन विच देयर इज अ एलिमेंट x सच दैट, और आगे उसकी प्रॉपर्टी डिस्क्राइब करूंगा कि वो एलिमेंट कैसा है मेरा सेट में x। ठीक, एक एग्जांपल करेंगे, इससे चीज ज्यादा क्लियर होगी। यहाँ पे क्या बोला है, ये सपोज मेरी क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म है। आप देख सकते हैं यहाँ इस चीज को आप x क्यूब लेंगे, ये x3 नहीं है, x क्यूब है। एक्सप्रेस सेट A कैसा है, x क्यूब सच दैट x की वैल्यू जो है 5 से क्या है, कम है। x की वैल्यू 5 से कम, और x क्या बोला है, x बिलोंग्स टू होल नंबर, यानी w का क्या रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पे, होल नंबर इन रोस्टर फॉर्म। इसको मैं रोस्टर फॉर्म में लिखने का मतलब, इसके सारे एलिमेंट्स मुझे लिखने होंगे। सारे एलिमेंट्स कैसे लिखूंगा मैं, करली ब्रैकेट्स के अंदर, और एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से एक कॉमा से सेपरेट करूंगा। x की वैल्यू 5 से छोटी होनी चाहिए, और x कैसा होना चाहिए, होल नंबर। तो पहला होल नंबर क्या पुट करूंगा मैं, x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 पुट करूंगा तो 0 का क्यूब कितना आ जाएगा, 0। तो पहला एलिमेंट 0, फिर 1 पुट करूंगा, 1 का क्यूब 1, 2 पुट करूंगा, 2 का क्यूब 8, 3 पुट करूंगा, 3 का क्यूब 27, 4 पुट करूंगा, 4 का क्यूब 64। 5 में पुट नहीं कर सकता क्योंकि x पे रिस्ट्रिक्शंस हैं, x क्या है, 5 से छोटा होना चाहिए और होल नंबर होना चाहिए। तो ये पहले 5 होल नंबर्स का ऐसा कह लो क्यूब के बारे में सेट था। तो ये इसकी अगर सेट बिल्डर फॉर्म थी, तो ये फॉर्म कौन सी लिखी मैंने, इसकी रोस्टर फॉर्म। होप यहां से सेट बिल्डर और रोस्टर फॉर्म का डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। अब एक सेट को हम क्या है, रोस्टर फॉर्म से, हाँ अगर एक चीज यहां देखना आप, अगर मैं आपको ऊपर वाला सेट ना दूं, सेट बिल्डर फॉर्म में ना दूं, केवल रोस्टर फॉर्म में लिखूं, तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का तरीका ऐसा होगा, है ना, वाइस वर्सा कह सकते हैं। सेट बिल्डर से रोस्टर, रोस्टर से सेट बिल्डर। यहां पे अगर मैं केवल आपको ऐसा सेट दूं, तो आप यहां से प्रेडिक्ट कर सकते हैं क्या है, ये पहले 4 होल नंबर्स का क्यूब है। ठीक, और यहां से अगर ऐसा बोलूं तो आपको पता है इसमें एलिमेंट कैसे आने वाले हैं, 0, 1, 8, 27 और 64। ठीक, हाँ ये है हमारा रोस्टर फॉर्म। इसको हमें किस में करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म में क्या बोला हुआ है, नंबर कैसा है मेरा, 2, 5, 10, 17 एंड 26, है ना। देखें अगर तो ये कैसा नंबर है, कुछ रैंडम से ऑर्डर में दिख रहे हैं, बट क्या है, अगर ध्यान से देखो आप, ये कुछ दिख रहा है आपको अगर, तो कैसा है, आप देखेंगे इनसे जस्ट जो पहला नंबर है वो किसी ना किसी का परफेक्ट स्क्वायर है। जैसे कि 2 से पहला नंबर 1 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, 5 से पहला 4 2 का स्क्वायर, 10 से पहले 9 3 का स्क्वायर, ये फिर 4 के स्क्वायर के पास है और ये 5 के स्क्वायर के पास है। यानी कि इस सेट बी को अगर मुझे रोस्टर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो तो कैसे करूंगा, इसमें एक एलिमेंट डालूंगा मैं x सच दैट, अब मुझे x की प्रॉपर्टी डिफाइन करनी है। तो मैं लिखता हूं x इज इक्वल टू, अब ये किसी नंबर का क्या है, स्क्वायर है, n स्क्वायर प्लस 1। क्या बोला, x कैसा नंबर है, किसी का स्क्वायर और उसमें क्या है, प्लस 1। अब यहां मैंने एक नया एलिमेंट इंट्रोड्यूस किया n, तो मुझे n की डेफिनेशन देनी पड़ेगी, n की डेफिनेशन देखूंगा और साथ में लिख देता हूं मैं वेयर x। अब देखो x कैसा है ये हमने बता दिया, ठीक, x कैसा है, n स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहां पे n की डेफिनेशन में क्या दूंगा, वेयर n
बिलोंग्स टू, क्या कह लो आप यहाँ पे, नेचुरल नंबर, एंड x शुड बी लेस देन 6। x कैसा होना चाहिए, 6 से छोटा होना चाहिए, क्योंकि 6 से छोटा नेचुरल नंबर क्या है मेरा 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस 1 तक मैं इसमें एलिमेंट्स लिख सकता हूँ। ठीक, तो क्या किया मैंने, इस रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए एक एलिमेंट लिया x, और x की डेफिनेशन दे दी कैसा, वो n स्क्वायर प्लस 1, यानी किसी नंबर का स्क्वायर प्लस 1 होगा, और आगे बता दिया मैंने n कैसा है, n नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर होने के साथ साथ ये 6 से छोटा नेचुरल नंबर है। अब अगर ऊपर आपको रोस्टर फॉर्म ना दी होती, केवल सेट बिल्डर फॉर्म के फॉर्म में लिखता मैं इसे, तो क्या बोलता इसे मैं, n की जगह में पहला नंबर क्या पुट करता, 1, क्योंकि नेचुरल नंबर है, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 2, 2 स्क्वायर प्लस 2 5, 3 स्क्वायर प्लस 3 10, 3 स्क्वायर प्लस 1 सॉरी 10। ठीक है, तो ये था हमारा रोस्टर से सेट बिल्डर और सेट बिल्डर से रोस्टर फॉर्म में कन्वर्जेंस। होप यहां तक चीजें क्लियर हो जानी चाहिए, सेट्स को लिखने का तरीका। ठीक, एक और एग्जांपल यहां दे रखा है इन्होंने, C एक सेट है जहां पे एलिमेंट है 1/9, 1/25, 1/49, 1/81। अगर आप ध्यान से देखें तो ये सेट कुछ ऐसा ही लिखा हुआ है, 1/3 स्क्वायर, ठीक है, 1/5 स्क्वायर, 1/7 स्क्वायर और 1/9 स्क्वायर। यानी कि आप देखेंगे तो ये क्या है, ऑड नंबर्स के स्क्वायर्स का रेसिप्रोकल है ना, 1 नहीं है इसमें, कोई बात नहीं, 3 से स्टार्ट है। तो इस सेट को अगर मैं लिखना चाहूँ सेट बिल्डर फॉर्म में, तो मैंने इसको किसी एलिमेंट x के, और आगे क्या लिखूंगा, x की प्रॉपर्टी सच दैट x इज इक्वल टू 1 बाय, देखो ऑड नंबर है, ऑड नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका हम पे क्या होता है, या तो 2n प्लस 1 लिखें या 2n माइनस 1। 2n अगर आप -1 लिखोगे तो n की वैल्यू आपको 1 से स्टार्ट करनी पड़ेगी, 2n प्लस 1 लिखोगे तो भी आपको n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करनी पड़ेगी, 1 से। तो कैसा आ जाएगा ये, अगर मैं n की जगह 1 रखूँ तो 2 × 1 + 1 यानी 3 का स्क्वायर। ठीक, और यहाँ पे आगे मुझे n को डिफाइन करना है, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n यहाँ पे भी नेचुरल नंबर होगा, और n कहाँ तक जा सकता है अगर आप ध्यान से देखें तो 2, यहाँ पे स्क्वायर लिख लेते ना, 2 4 जा 8, 8 + 1 यानी कि 9 का स्क्वायर, तो n शुड बी लेस देन 5, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू n शुड बी लेस देन 4, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू क्या पुट कर सकता हूं यहाँ पे मैं 3, यहाँ पे अगर मैं 3 पुट करूंगा तो कितना आ जाएगा, 3 2 जा 6, 6 + 1 7, तो इक्वल टू भी लिख लेते हैं, 4 की वैल्यू भी डाल सकते हैं, 4 2 जा 8, 8 + 1 9, 9 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेरा ये सेट बंद होता है। अब अगर केवल इसको देखूँ मैं, इसको देखूँ तो इसको देख के साफ पता लगा सकता हूँ क्या है यहाँ पे। ठीक, n की वैल्यू अगर आप 0 भी पुट करेंगे तो 0 से बड़ा होना चाहिए, ये चीज़ रख लेते हैं यहाँ पे, n 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 नहीं पुट कर सकते। नेचुरल नंबर बोलने का मतलब, नेचुरल नंबर वैसे भी 1 से ही शुरू होते हैं, और 0 से बड़ा लिख लेता हूँ मैं इस चीज़ को। ठीक, तो ये था सेट बिल्डर से रोस्टर, और रोस्टर से सेट बिल्डर फॉर्म में हमारा कन्वर्जेंस। ठीक, एक एग्जाम्पल देखना क्या बोला है, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए सेट है, उसमें एलिमेंट है a, b, और आगे कंडीशन दी है वो a, b कैसा होना चाहिए, 2a² + 3b² = 35, a, b and b बिलोंग्स टू z। z मतलब कि यहाँ पे इंटीजर है, इंटीजर को बिलोंग करना चाहिए, वेयर z इज द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। ठीक, तो देखो एक एलिमेंट है सेट के अंदर a, b, और a, b कैसी कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए, ऐसी वाली। ठीक, अब मुझे क्या बताना है कि इस सेट में कितने एलिमेंट्स होने जा रहे हैं, कितने एलिमेंट्स होने जा रहे हैं, मतलब a और b क्या है, इंटीजर है, तो कुछ इंटीजर्स होंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो अगर मैं स्टार्ट करूं यहां से, तो स्टार्ट कैसे करूंगा, सपोज मैं मानता हूं कि b² क्या हो जाए 0, b² 0 हो जाए, मतलब b भी 0 होगा, √0 0, b² अगर 0 होगा यहां पे, तो a² कैसा आएगा, 2a² = 35, यहां से a² कितना आ जाएगा 17.5, तो a क्या है वो इंटीजर नहीं रहेगा, a इंटीजर नहीं रहेगा, जबकि मेरी कंडीशन क्या थी, a और b कैसे होने चाहिए, दोनों के दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। दूसरा, अगर मैं ऐसा बोलूं कि यहाँ पे b² की वैल्यू इस बार क्या हो जाए 1, b² 1 होगा तो b भी कितना हो जाएगा 1, जब b² 0 होगा 1 होगा सॉरी, तो यहाँ कितना आ जाएगा 2a² + 3 = 35, और 2a² कितना आ जाएगा मेरा 32, a² यहाँ से कितना आ जाएगा 16, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी ±4। ये चीज़ सेटिस्फाई कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है, मतलब अगर b² 1 है तो यहाँ पे a² कितना हो जाएगा 16। तो अगर इस सेट में एलिमेंट्स देखूं तो एलिमेंट्स कैसे आने वाले हैं, देखना, b² 1 है तो b की वैल्यू या तो +1 होगी या -1, b भी तो +1 -1 हो सकता है, तो
एक एलिमेंट तो आ गया 1,4 पॉजिटिव, एक में 1 नेगेटिव है 4 पॉजिटिव है, एक में 1 पॉजिटिव है 4 नेगेटिव है, एक में 1 नेगेटिव है और 4 भी कैसा है, नेगेटिव। तो ये 4 एलिमेंट आ गए मेरे ए और बी के कॉम्बिनेशंस में। तो ये 4 एलिमेंट इस सेट ए में आ सकते हैं, या क्योंकि ए और बी क्या आ रहे हैं, मेरे इंटीजर्स आ रहे हैं। फिर बी स्क्वायर की वैल्यू अगर सपोज 1 के बाद क्या हो सकती है, 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर, तो b कितना हो जाएगा यहाँ से +-2। जब b स्क्वायर की वैल्यू 4 होगी तो इस इक्वेशन में आप देखेंगे 2a² + 3b², यानी कि 2a² + 3b², 3b² कितना हो जाएगा, 12 = 35। यहाँ से 2a² की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 35 - 12, 35 - 12 मेरा कितना हो जाता है, 23। फिर से a² क्या आ जाएगा, एक फ्रैक्शन में आ जाएगा, यानी इंटीजर नहीं आएगा, ये कितना हो जाएगा मेरा 11.5, और a क्या है, फिर से इंटीजर नहीं आएगा। तो ये कंडीशन पॉसिबिलिटी भी नहीं है। b² की वैल्यू अगर 9 हो जाए, अगली बार क्या हो सकती है, b² की वैल्यू 9, और b कितना हो सकता है, +-3। जब b² की वैल्यू कैसी हो जाए, 9 हो जाए, तो इसको कैसा बोलूँगा मैं, 2a² + 3b² था, 3b², b² कितना है, 9, यानी कि 27 = 35। यहाँ से कितना हो गया मेरा, 2a² = 35 में से 7 गया, 8 आ गया, यहाँ से a² कितना हो गया, 4, a की वैल्यू कितनी होगी, फिर से +-2। तो जब b +-3 था, a कितना हो गया, +-2। तो यहाँ से फिर से 4 कॉम्बिनेशन आ जाएंगे, 3, -2, -3, -2, 3, -2, -3, 2। 4 एलिमेंट ये भी सेट में आएंगे। अगर आप देखेंगे यहाँ से मैं इसके बाद वैल्यू क्या पुट होगी यहाँ पे, 16, अगला स्क्वायर। जब 16 वैल्यू पुट होगी, 16 3 48, तो 2a² कैसा आ जाएगा, नेगेटिव, जो केस हमारा हो नहीं सकता है ना, क्योंकि 2 एक पॉजिटिव नंबर है, a² अपने आप में पॉजिटिव है, इन दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ऐसे कितने एलिमेंट्स आएंगे यहाँ पे, केवल और केवल 8 एलिमेंट्स आने वाले हैं। अगर मैं बात करूँ तो इसका आंसर कितना होने वाला है, 8 आंसर होने वाला है। 4 एलिमेंट कब आए, जब b² की वैल्यू मैंने क्या ली, 1, और 4 एलिमेंट तब आए जब b² की वैल्यू मैंने क्या ली, 16। तो टोटल एलिमेंट्स कितने आएंगे, 8। तो सेट में जरूरी नहीं है एक ही एलिमेंट हो, सेट के अंदर ऐसे पेयर भी हो सकते हैं, है ना। बस क्या है, एक सर्टेन रूल को फॉलो करने चाहिए, और सेट की कंडीशन क्या है कि वो कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करने चाहिए, ठीक। तो नंबर्स के केस में तो ऐसा बहुत रेयर होता है कि किसी नंबर को आप सेट में लिख नहीं पाएंगे। नंबर्स हमेशा क्या है, सेट में लिखे जा सकते हैं मैथमेटिक्स के, ठीक। तो यहाँ तक आपको मैंने भी पढ़ाया सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म में। नेक्स्ट लेक्चर में हम ले चलेंगे कि सेट्स के ऊपर कुछ टाइप ऑफ सेट्स होंगे हमारे, टाइप ऑफ सेट्स के बाद क्या है, उन पे कुछ ऑपरेशंस होगा, है ना, क्योंकि रियल नंबर्स पे तो हमने क्या है, ऑपरेशंस पढ़ रखे हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन पढ़ रखे हैं रियल नंबर पे, छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं। बट केस में देखेंगे कि सेट के केस में हम कैसे नंबरों को ऐड करते हैं, है ना, जिसको हम इसमें यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, ये सब बोलते हैं। वो सारे ऑपरेशंस आपको नेक्स्ट लेक्चर में देखने के लिए मिलेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही बच्चों, है ना। आज हमने रोस्टर और सेट बिल्डर और सेट्स की थोड़ी सी बेसिक चीज़ें पढ़ी। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, है ना, इस चैप्टर को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। थैंक यू वेरी मच।